तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। समझ गए ना। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, अति व्यापन, ओवरलैपिंग। ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम सह संयोजी बंध निर्माण के प्रक्रम को इलेक्ट्रॉन के अभ्र सिद्धांत से समझें तो इसके अनुसार जब सह संयोजी बंध निर्मित होता है ना, तो संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं के जो संयोजी कोष हैं, उनके जो कक्षक हैं, उनके अभ्र आपस में मिलते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन अभ्र का मिलना ही क्या कहलाता है, अति व्यापन। समझ गए ना कि सह संयोजी बंध के निर्माण में भाग लेने वाले जो परमाणुवीय कक्षक हैं, दो परमाणुओं के, उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है बच्चों, अति व्यापन। और इस तरह से इस अभ्र के मिलने से दोनों परमाणुओं के मध्य एक सह संयोजी बंध का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से एक सह संयोजी बंध दो संयोग करने वाले परमाणुवीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अभ्र का एक मिश्रण है, जो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में बना रहता है और दोनों के नाभिकों को बांध के रखता है। उसी अभ्र को बोला गया है सह संयोजी बंध। तो यही डिफाइन किया गया है कि विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों का आपस में मिलना अति व्यापन कहलाता है। क्योंकि सह संयोजी बंध तभी निर्मित होते हैं जब दो परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक दूसरे के विपरीत चक्रण रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ सहभाजन करते हैं। तो इस प्रक्रम को हम अतिव्यापन से समझेंगे आज अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं कि अतिव्यापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इनमें से पहला जो प्रकार है, और ये है क्या बच्चों, समाक्ष अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो देखो, दोनों परमाणुओं के कक्षक एक ही अंतर नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं। मीन्स दो परमाणु जो आपस में संयोग कर रहे हैं, उन दोनों के नाभिक जो हैं एक ही अक्ष में आनी चाहिए, और इन्हीं अक्षों में आने वाले परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। और इस प्रोसेस में हमेशा क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बंध। समझ गए ना। अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों कक्षकों के अंतर नाभिकीय अक्ष समान होते हैं। मतलब ये होता है कि अगर एक परमाणु का px कक्षक भाग लेगा तो दूसरे परमाणु का भी px ही भाग लेना चाहिए, तभी समाक्ष अतिव्यापन होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं जो समाक्ष अतिव्यापन में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब है जो दो परमाणु आपसी संयोग कर रहे हैं, जिनके बीच में अतिव्यापन होना है, उनके दोनों के नाभिक एक ही अक्ष पे आनी चाहिए। इस तरह से कक्षकों का जो अतिव्यापन होगा वो एक ही अंतर नाभिकीय अक्ष में होगा, और इस प्रक्रम में एक सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और भाग लेने वाले दोनों कक्षकों के अंतर नाभिकीय अक्ष बिल्कुल समान है। अब प्रकार में आ जाए तो जैसे पहला है एस एस अतिव्यापन। मीन्स इसमें दोनों परमाणुओं के एस कक्षक मिलेंगे, दोनों परमाणुओं के नाभिक एक ही अक्ष पे आते हैं। क्योंकि एस कक्षक कोई दिशात्मक नहीं होता, इसीलिए इनके कोई मतलब एस अतिव्यापन के लिए कोई फिक्स पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसी कोई अक्ष की जरूरत नहीं है। बस दोनों परमाणु के एस कक्षक एक ही अंतर नाभिकीय अक्ष में आ जाते हैं और वो किसी भी सतह से अतिव्यापन करते हैं। और ये अतिव्यापन मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम है, बेरिलियम है, इनमें मिलेगा। जैसे हम हाइड्रोजन का ही देखें तो इस तरह से ये जो है एक अतिव्याप्त भाग, ये क्या है बच्चों, अतिव्याप्त अभ्र, इलेक्ट्रॉन अभ्र बन गया। और यही एक क्या है बच्चों, रासायनिक बंध। और ये कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु ऐसे अतिव्यापन करके और क्या बनाते हैं, एकल सिग्मा बंध बनाते। ठीक है। दूसरा है sp अतिव्यापन।
तो संभावित अतिव्यापन हो सकते हैं px के साथ s जुड़ जाए, py के साथ s जुड़ जाए, pz के साथ, मतलब है तीनों p कक्षक से s अतिव्यापन कर सकता है। यहां पर हम ये लिख दें कि तीनों, ठीक है, p कक्षकों से s कक्षक अतिव्यापन कर सकता है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि S का अपना कोई एक फिक्स अंतर्नाभ की अक्ष नहीं होती, वो एक अदिशात्मक होता है। तो px मतलब x अक्ष में s को ले आओ तो px के साथ जुड़ जाएगा, py अक्ष में s को ले आओ तो py में जुड़ जाएगा, और इस तरह से चाहे कोई भी px, py, pz कोई भी s कक्षक से अतिव्यापन करेगी तो वो एक समाक्ष अतिव्यापन होगा, और इसमें भी किसका निर्माण होगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड का। जैसे HCl, HF, NH3, H2O, CH4, हम इन सब में समझ सकते हैं इस तरह का अतिव्यापन होगा। तो इस तरह से शो करें कि ये है px मान लो क्लोरीन का, और ये है NPZ मान लो हाइड्रोजन का। तो हम यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं कि ये कौन कौन से होंगे। तो अगर आप क्लोरीन में जाएंगे तो 3px हो गया, और ये 1s1 हो गया। तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, और इस तरह से इन्होंने अतिव्यापन कर लिया। तो ये जो अतिव्यापन दिख रहा है यही कहलाएगा pxs अतिव्यापन, और इस तरह से किसका निर्माण हो गया? सिग्मा बॉन्ड का। तो एक ही अक्ष में आ रहे हैं, इसका नाभिक और हाइड्रोजन का नाभिक, जो कि एक ही अक्ष पे आके अतिव्यापन कर रहे हैं। दूसरा है PP समाक्ष अतिव्यापन। अब ध्यान रखें कि जब PP समाक्ष अतिव्यापन है तो अंतर्नाभ की अक्ष का सिलेक्शन जरूरी है। अगर दोनों परमाणुओं में PP समाक्ष अतिव्यापन संभव है तो अगर x अक्ष लेंगे तो दोनों के px और px कक्षक होने चाहिए। अगर अंतर्नाभ की अक्ष y लेंगे तो दोनों परमाणुओं के जो भाग ले रहे हैं py कक्षक आने चाहिए, और अंतर्नाभ की अक्ष अगर z लेंगे तो दोनों परमाणुओं के pz ऑर्बिटल एक ही अक्ष में आने चाहिए, तब सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, O2, N2, ये सब समाक्ष अतिव्यापन तभी करेंगे जब उनकी सममिति समान हो, मींस एक ही अक्ष में आने वाले दोनों परमाणुओं के कक्षक आपस में अतिव्यापन करना चाहिए। अगर अंतर्नाभ की अक्ष Z कह दी गई है तो ध्यान रखें Z, PZ ऑर्बिटल सिग्मा बंध बनाएंगे। अगर अंतर्नाभ की अक्ष Y बोली गई है तो PY ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और अंतर्नाभ की अक्ष अगर X बोली गई है तो PX ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बाकी जो बची कक्षक अगर P में खाली हैं या उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर पाई बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो हम ये कहें कि एक क्लोरीन ये है जिसका 3px ये है, ऐसा ये 3px इसका है, दोनों आपस में एक ही अक्ष में ये इस तरह से बनेगा। तो ये जो अतिव्यापन दिख रहा है हम इसे बोलेंगे px समाक्ष अतिव्यापन। समझ गए ना? तो इस तरह से समाक्ष अतिव्यापन के लिए शर्त है कि एक ही अक्ष में अगर p कक्षक लिए गए हैं तो दोनों के समान अक्ष में कक्षक आने चाहिए, तभी समाक्ष अतिव्यापन होगा और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन का मतलब है कि इसमें जब समाक्ष अतिव्यापन हो जाता है तो बाकी जो दो अक्ष बचती हैं दोनों परमाणुओं की, वो एक दूसरे के समानांतर आ जाती। समझ गए ना? जैसे x और x जुड़ गई दो परमाणु की तो py या pz एक दूसरे के समानांतर होगी। अब वो कंप्लीट एक दूसरे से अतिव्यापन तो नहीं कर सकती, लेकिन उनमें पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो सकता है, और इस तरह से परमाणविक कक्षक समानांतर समान अक्षों पर अतिव्यापन करती हैं और पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ। जैसे p पाई अतिव्यापन, दोनों परमाणुओं की समान समानांतर अक्ष अक्ष, ठीक है, अक्ष पर कक्षक अतिव्यापन करते। समझ गए ना?
कि जब दोनों परमाणुओं के समान समानांतर अक्ष पर कक्षक अतिव्यापन करते हैं और यह मुख्यतः द्वितीय आवर्त के तत्वों में पाया जाता है। मतलब जैसे ये है 2p और 2p, है ना, तो यहां पर जो कक्षक थी ये अक्षों में ऐसे, वो तो हो गई नहीं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब ये जो कक्षक हैं, ये देख रहे हैं आप कि ये एक अक्ष हो गई, एक ये अक्ष हो गई, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस तरह से यहां पर इसका निर्माण हो गया ये पाई बॉन्ड का। ये है क्या, पाई बॉन्ड। बाद में ये कक्षक आपस में मिलकर इस तरह से एक डबल ऊपर बना लेंगी, एक पाई इस तरह से क्लाउड बनेगा, हालांकि इसे एक ही सिग्मा बॉन्ड बोला जाएगा। तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है समानांतर अक्ष में। जैसे C और डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, O डबल बॉन्ड O है। तो ये सब कौन से अतिव्यापन होंगे बच्चों, p पाई। ध्यान रखें, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के परमाणुओं के बीच में, चाहे वो समान हो या असमान, अगर उनके बीच में पाई बंध बना है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का पाई बंध है, तो वो है p पाई। मीन्स दोनों अतिव्यापन करने वाले कक्ष परमाणुओं के केवल p और p कक्षक अतिव्यापन करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन p कक्षकों में यही होता है पाई बॉन्ड के निर्माण। फिर है d पाई p पाई अतिव्यापन। तो एक परमाणु का p कक्षक और दूसरे परमाणु का क्या, d कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तब कहलाता है d पाई p पाई। ये एक प्रकार का बैक बॉन्डिंग भी हो सकता है, और d पाई p पाई बॉन्डिंग तो है। ये मिलेगा द्वितीय आवर्त के p कक्षक और तृतीय आवर्त के d कक्षक अतिव्यापन। मतलब है कि जैसे ये 2px है, ठीक है, तो ये 3dx²y², क्योंकि जो 2p है वो 3p से अतिव्यापन नहीं कर सकता, क्योंकि 3p का साइज बड़ा होगा, 2p का साइज छोटा होगा, और इस तरह से इनमें समाक्ष अतिव्यापन पार्श्ववर्ती अतिव्यापन संभव नहीं है। लेकिन 3d जो ऑर्बिटल है उसके जो क्लाउड्स हैं और डंबल्स हैं वो 2p कक्षक के डंबल के लगभग बराबर हैं, और यही रीजन है कि वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, अतिव्यापन कर लेते हैं। और इस तरह से ये जो अतिव्यापन होगा यहाँ पर, हम उसे ही क्या बोलेंगे, d पाई p पाई अतिव्यापन। अब समझने का है कि आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल में d पाई p पाई ओवरलैपिंग दिख रही है। तो ध्यान रखें, द्वितीय आवर्त के तत्व और अगर तृतीय आवर्त के तत्व आपस में जुड़े हुए दिखते हैं तो वो ऐसा d पाई p पाई, अगर उनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वहां d पाई p पाई बॉन्डिंग होगी। जैसे PO4 3- तो फॉस्फोरस की d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल। ऐसे SO4 2- में चले जाए तो सल्फर की d ऑर्बिटल 3d और ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल अतिव्यापन करेगी। SO3 है, SO2 है, ClO4 1- ClO3 है, ClO2 है ना, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो इस तरह के अतिव्यापन में ध्यान रखें, अगर द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के बीच में अगर कोई पाई बॉन्डिंग दिखती है आपको, तो ये ध्यान रखें वो होगी d पाई p पाई बॉन्डिंग। बात क्लियर है अच्छी तरह से? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है अतिव्यापन की क्षमता बताना। तो ध्यान रखें, अतिव्यापन की शक्ति कक्षकों का दिशात्मक गुण के समानुपाती होती है। मतलब जो कक्षक जितने ज्यादा दिशात्मक होंगे वो उस अक्ष पर उतना ही अच्छे से क्या करेंगे, अतिव्यापन। तो SS चूंकि समाक्ष ये दिशात्मक नहीं होता, 2s कक्षक किसी भी डायरेक्शन से अतिव्यापन कर सकते हैं, और इसीलिए सबसे वीकेस्ट है, उसके बाद SP और उसके बाद PP अतिव्यापन क्या होगा, प्रभावी होगा। 1s सबसे ज्यादा होगा, फिर 2s 3s। आकार अगर कक्षकों का दिशात्मक गुण और अतिव्यापन की समर्थता कक्षकों के आकार के भी प्रमाणुपाती। आकार बड़े बड़े कक्षक हैं तो उतने अच्छे से प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर पाते, जिसके कारण ऐसा होता है। ऐसे 2p सबसे प्रभावी अतिव्यापन होगा, 3p और कम, 4p और कम, लगभग नहीं होता। ऐसे p पाई अतिव्यापन सबसे प्रभावी है, फिर p पाई d पाई और फिर d पाई d पाई, इस तरह से। तो कक्षकों के आकार बढ़ने से अतिव्यापन की प्रभाविता कम हो जाती है, शक्ति कम होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी संकरण में जब हम आएंगे तो संकरण के अनुसार
जो अतिव्यापन है वो एस कक्षक पे निर्भर करता है, एक्स कक्षक के प्रतिशत पे निर्भर करेगा, वो हम वहां देखेंगे ना। फिर हम आ जाते हैं एक सिग्मा और पाई बंध में अंतर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो बच्चों, सिग्मा और पाई बॉन्ड को अगर हम अलग अलग डिफाइन करें तो पहला आपने अभी ऊपर देखा कि सिग्मा बॉन्ड परमाणुीय कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से बनता है, और ये अतिव्यापन एस 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 पी या पी पी समाक्ष अतिव्यापन होता है। इसके अलावा संकृत कक्षकों के अतिव्यापन में भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, वहां कभी पाई बॉन्ड नहीं बनता। फिर से सुने, परमाणुीय कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से या संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड परमाणुीय कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनते हैं, जो कि पी पाई पी डी पाई पी पाई ये अतिव्यापन मिलते हैं। ओके, और इसमें पूर्ण अतिव्यापन नहीं होता है, इसीलिए काफी कमजोर बंध होता है। तो सिग्मा बॉन्ड में यही लिखा है कि प्रबल बंध होता है, क्योंकि परमाणुीय कक्षकों का पूर्ण अतिव्यापन होता है, जबकि पाई में दुर्बल बंध है क्योंकि कक्षकों का आंशिक अतिव्यापन होता है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसमें कक्षकों का आंशिक अतिव्यापन होता है, समझ गए ना, ये है। और इसमें पूर्ण अतिव्यापन है। तीसरा है कि सिग्मा बॉन्ड अणु की ज्यामिति निर्धारित करता है, मतलब अगर 2 सिग्मा बंध हैं तो रेखीय, 3 है तो त्रिकोणीय, समतली, 4 है तो समचतुष्फलकी, इस तरह से, समझ गए ना, कि पूरी अणु की जो ज्यामिति है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है। संकरण में भी हम देखेंगे, वैसे पर थ्योरी में भी आएगा ये। लेकिन पाई बॉन्ड में चले जाए तो ये बंध का ज्यामिति, अणु की ज्यामिति निर्धारित नहीं करता, लेकिन सिग्मा बंध के साथ हमेशा होता है, और इससे बंध की सामर्थ्यता बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ा देता है। ठीक है, ये स्वतंत्र बंध है, मीन्स अपने आप में बनता है 2 परमाणु के बीच में, इसमें पाई बंध बनने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सिग्मा पाई बंध के निर्माण के पश्चात बनता है। पाई बंध जब बनना है तो पाई बंध तभी बनेगा जब सिग्मा बंध बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो 2 परमाणुओं के बाकी कक्षक px, अगर मान लो अंतर्नाभ की अक्ष है तो px तो बना लेगी सिग्मा बॉन्ड, तो py और pz ऑर्बिटल एक दूसरे के समानांतर आ जाएंगे और उनमें फिर आंशिक अतिव्यापन हो सकता है, तभी पाई बंध बनेगा, अन्यथा नहीं बनता। फिर सिग्मा बंध के चारों ओर परमाणु या समूह का मुक्त घूर्णन संभव है। मतलब सिग्मा बंध, जैसे हमने देखा कि ये है कार्बन, है ना, और ये है कार्बन, तो इसके चारों तरफ एक समूह पूरा घूम सकता है, जिसमें हम कंफर्मेशन पढ़ते हैं कि ये है एक और ये है कार्बन, इस तरह के समूह है कि ये है ए बी और ये क्या है सी। तो हम इसे 180 घुमा दें या 190, मतलब पूरा 180 तक घूम सकता है, वहीं का वहीं। पहले मान लो 90 घुमा दिया या 120 घुमा दिए, तो इस तरह से घूर्णन कराते जाए, तो ये एक स्थिर रखे और हम ऐसा घुमा दें कि ए यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, और फिर दोबारा घुमा दें, 3 बार ऐसा करेंगे तो वहीं का वहीं आ जाएगा। तो इस तरह से 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो 360 पूरा घूम सकता है ऐसे। और इस तरह से यहाँ पर बी सी और यहाँ पर अब ए आ जाएगा, ठीक है, तो मान लो ए यहाँ पर, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ। अब दोबारा घुमाओगे तो फिर वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो पूरा घूमना संभव है, लेकिन डबल बॉन्ड के चारों तरफ केवल समूहों का सीमित घूर्णन ही संभव है, इससे ज्यादा नहीं घूम सकता। सीमित घूर्णन के कारण ज्यामिति समव्यवता मिलती है और मुक्त घूर्णन के कारण संरूपण समव्यवता मिलती है। मतलब सिग्मा बंध के चारों तरफ अगर समूहों का मुक्त घूर्णन होगा तो अणु के एक से ज्यादा त्रिविमीय स्वरूप संभव हो जाते हैं, उन्हें समरूपी बोलते हैं, और इस प्रक्रम को संरूपण। जबकि पाई बंध में सीमित घूर्णन होगा परमाणुओं या समूहों का, और ऐसे में अणु जो है एक 2 ही कॉन्फ़िगरेशन लाएगा, जिनमें से सिस और एक क्या होता है, ट्रांस। ओके, तो ये था हमारा सिग्मा और पाई बंध के बारे में। फिर हम आ जाते हैं आणविक सममिति के आधार पर अतिव्यापन। ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ोगे, यहां भी बता दूं क्योंकि क्वेश्चन अतिव्यापन से रिलेटेड आते हैं इसमें। तो देखो, अगर आप पी कक्षक
देखोगे तो पी कक्षक जो होते हैं बच्चों, उनमें दो प्रकार की सममिति दिखाई गई है। एक ऐसा इसलिए सममिति दिखाई गई है क्योंकि हम जानते हैं कि तरंग धारणा के अनुसार, ठीक है, एक तरंग का आयाम प्लस है तो दूसरे का क्या होगा बच्चों, माइनस। मतलब ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। तो ये वाला इस तरह से शो कर रहा है और ये वाला इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो परमाणविक कक्षकों में दो प्रकार के आयाम होते हैं और इन्हीं आयाम के आपस में मिलने के कारण जो अतिव्यापन है उसको बांटा गया है। पहला होता है जैसे धनात्मक अतिव्यापन, समान सममिति या समान चिन्ह वाले कक्षकों के लोग अतिव्यापन करते हैं। मतलब सीधा सा है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि समान आयाम में कक्षक मिलते। तरंग धारणा जब हम पढ़ेंगे एमओटी में तो इस तरह के अतिव्यापन को बोला गया है धनात्मक अतिव्यापन, और इसमें, ठीक है, बंध निर्मित होता है। ये जैसे एस एस का धनात्मक अतिव्यापन, तो दोनों की तरंगों के समान आयाम मिल गए और इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग कहलाएगा। एक एस और पी में प्लस प्लस मिला दें हम इस तरह से तो ये भी बॉन्डिंग सिग्मा होगा। दो पी कक्षक के धन प्लस प्लस वाले मिलाओ या माइनस माइनस वाले, मतलब समान आयाम में मिला दो तो यहां पर भी एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मिलते हैं और आप देख रहे हैं कि इनमें कहीं पर भी एस एस हो या एस पी हो या पी पी बॉन्डिंग में कोई भी नोड नहीं आ रही है। नोड का मतलब है जहां दोनों के अभ्र मिल रहे हैं उस अभ्र के बीच में कहीं ऐसा रीजन नहीं आ रहा है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, तो हम इसमें लिखेंगे नो नोड, कोई नोड नहीं है, जीरो नोड। समझ गए ना, इसमें क्या है, जीरो नोड होती हैं जबकि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा धनात्मक अतिव्यापन। ठीक इसी तरह से धनात्मक अतिव्यापन पाई बॉन्ड के निर्माण में भी मिलेगा जब दोनों समानांतर अक्षों में दो परमाणविक कक्षक समान आयाम में मिलेंगे और इस तरह से पाई बॉन्डिंग बनेगा और एक इसमें नोड आ जाती है। फिर यहां पर क्या रहेगी, नोड, क्योंकि एक क्लाउड ऊपर है नीचे तो इस तरह से दोनों क्लाउड के बीच में एक नोड निर्मित हो जाती है। तो पाई बॉन्डिंग में एक नोड आएगी लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग में कोई नोड नहीं दिखेगी, तो इसे बोलते हैं धनात्मक अतिव्यापन। फिर आता है ऋणात्मक अतिव्यापन। विपरीत चिन्ह वाले लोग आपस में अतिव्यापन करेंगे, मतलब विपरीत आयाम में। हम ये कहें कि जो अतिव्यापन है, ठीक है, अतिव्यापन विपरीत आयाम में होता है। तरंग धारणा के अनुसार परमाणु कक्षक तरंग की तरह है तो विपरीत आयाम में अतिव्यापन होता है। मतलब दो एस कक्षक के तरंग आयाम आमने सामने आते हैं तो विपरीत आयाम, तो ऐसे में दोनों के जो कक्षक हैं उनमें कोई अतिव्यापन नहीं होगा, वो इस तरह से हो जाएगा कि एक के प्लस और दूसरे का क्या, माइनस सामने आ जाता है। मतलब हम इस तरह से देखें कि ये है एस कक्षक, तो यहां मान लो थोड़ा बड़ा बना दें इसको, ये है ऐसे समझे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, और यहां पर एक नोड बनेगी। तो जितने भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे आप देखोगे उनमें मिनिमम एक नोड तो आएगी। तो एस एस में भी एक नोड आएगी, एस और पी में भी नोड आएगी, पी और पी में भी एक नोड आएगी, कि इस तरह से यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस और आमने सामने प्लस माइनस आ गया। तो दो नाभिकों के तो नहीं बनता और इसमें कोई बंध नहीं बनेगा तथा नाभिकीय प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा और उल्टा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो क्लाउड है, जो परमाणु में एक बराबर बटा हुआ था दोनों आयाम में क्लाउड, अब वो एक आयाम में बढ़ जाएगा, दूसरे आयाम में कम हो जाने से दोनों संयोग करने वाले जो नाभिक हैं वो उनके कक्षक, जब नाभिक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम हो जाएगी तो एक प्रकार की नोड बनती है और इससे अणु का स्थायित्व कम होगा। ठीक है, तो सिग्मा में भी आता है ये, उसको हम सिग्मा स्टार के फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। ऐसे पाई बॉन्डिंग में भी, कि पाई बॉन्डिंग में भी अब विपरीत आयाम में क्लाउड मिलेंगे तो इस तरह से उनमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती बल्कि प्रतिकर्षण के कारण दूर हटते हैं। तो आप अगर आप देखोगे
कि पाई एंटी बॉन्डिंग जब बनेगा, मीन्स जब ऋणात्मक अतिव्यापन होगा पाई बॉन्डिंग में, तो इसमें 2 नोड दिखाई देते हैं। समझ गए ना, इस तरह से। और फिर आता है शून्य अतिव्यापन। तो इसमें परमाणविक कक्षकों का लंबवत अक्षों पर अतिव्यापन होगा, और ऐसे में जो है आप देख रहे हैं कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें एक ही कक्षक का आयाम 2 विपरीत आयाम से मिलने लगता है। मतलब एक ऑक्सीजन, मतलब एक एस का जो धनात्मक आयाम है वो पी कक्षक के धनात्मक और ऋणात्मक आयाम दोनों से मिलेगा, और ऐसे में कोई बॉन्ड निर्मित नहीं होगा, बंध का निर्माण संभव नहीं है। ऐसा अतिव्यापन संभव नहीं होता, अतिव्यापन, समझ गए ना। तो इस तरह से ये कहलाता है शून्य अतिव्यापन। तो इनमें डायग्राम बने होते हैं, तो पूछा जाता है कौन सा अतिव्यापन शो कर रहा है, कौन से अतिव्यापन में कितनी नोड बन रही हैं। ध्यान रखें, ऋणात्मक अतिव्यापन में सब में मिनिमम एक नोड तो होगी, जबकि धनात्मक अतिव्यापन में केवल पाई बॉन्डिंग में ही नोड आएगी, सिग्मा बॉन्डिंग में नोड नहीं आती। शून्य अतिव्यापन में भी ऐसा ही होगा कि 2-2 नोड आ जाती है। तो ये है कुल मिला के अतिव्यापन के बारे में। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा अतिव्यापन का एक पार्ट पूरा। अब हम संकरण को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। संकरण और उसके प्रकार, संकरण का निर्धारण, संकरण से जुड़े हुए सारे नियम, वैसे पर थ्योरी, ये सब हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें।